गुलाम सरवर साहब, ऐसी शिकायतें एक नहीं अनगिनत आई है और आपने भी कई दफा यह बात कही है कि वक्फ बोर्ड में गड़बड़ी की शिकायतें आई हैं। अगर उसको दुरुस्त करने के लिए अगर कोई अमेंडमेंट आता है तो उसका स्वागत होना चाहिए या विरोध होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल स्वागत होना चाहिए, मगर अश्विनी जी के रहते हुए अगर हमको अवसर देते तो उनके एक बहुत बेहतरीन सवाल का बेहतरीन सा जवाब मैं देता। बड़ी इक्वलिटी की बात करते हैं, इसमें समान, उसमें समान, उसमें समान। लेकिन अश्विनी जी से हम पूछते कि नेहरू जी को मुस्लिम हितैषी जो कह रहे हैं, बस 5 दिन के बाद 10 अगस्त आने वाला है। इसी 10 अगस्त 1950 को नेहरू जी ने ही आर्टिकल 341 पर रिलीजियस बैन लगा दिया था। यानी धोबी अगर है और वो हिंदू है तो रिजर्वेशन मिलेगा, और अगर धोबी मुस्लिम है तो नहीं मिलेगा। ये नेहरू जी का कमाल था। वो तुष्टीकरण था या संतुष्टीकरण था, और उसकी लड़ाई आज तक हम लोग लड़ रहे हैं, और अश्विनी जी उसके विरोध में खड़े हैं हमारे सामने। मैं ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में PIL नंबर 180 2004 में उसमें मैं पार्टी हूं। 2015 में भी एक PIL डाला हूं, रिव्यू पिटीशन डाला हूं, और 10 अगस्त को मेरा धरना भी जंतर मंतर पर है। कंटिन्यू करते हैं डे ऑफ इनजस्टिस के नाम से। तो बहरहाल इक्वलिटी के तो हम समर्थक हैं, हम तो कहते हैं कि लाइए सबको बराबर कीजिए। लेकिन वक्फ बोर्ड पर जो अभी आप चर्चा करा रहे हैं, महत्वपूर्ण चर्चा है। वाद विवाद ये MIM वर्सेस भाजपा का नहीं है सर। मुस्तकिल इसमें MIM वर्सेस भाजपा दिखा जा रहा। और मैं विरोध के सबसे पहले स्वर आए AIMIM की तरफ से ही। अब एक बात बोलूं, दानिश भाई नाराज ना हो, MIM चीफ हमारे बड़े नेता हैं और मैं सम्मान करता हूं उनका। और लेकिन हैदराबाद में वक्फ की प्रॉपर्टी अगर सबसे ज्यादा किसी ने लूटी है तो वह MIM से जुड़े नेताओं ने लूटी है। पूरे वक्फ की संपत्ति को भारत में एक, अभी नाजिया बता रही थी कलकत्ता का, मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का एक केस मेरे पास है, फाइल मेरे पास है, जो मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं। दानिश भाई सुनिएगा, मुसलमान को सच बोलना चाहिए, पहले ये तो सीख लें हम लोग। हम ही लोग बचाव में पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा करने लगते हैं, अपने डिफेंस में हम झूठ बोलने लगते हैं। प्रतापगढ़ का एक मस्जिद का मामला, लखनऊ दौड़ते दौड़ते मैं तबाह हो गया। जो वकील वहां है, जो चारों वक्फ बोर्ड के चारों तरफ घूमता है, चाय पी के सिगरेट पी के जो टाइम पास वकील करते हैं, सारे वकील, मैं वो शब्द करूं तो ठीक नहीं है, ब्रोकर, मैं दलाल नहीं बोलूंगा, सारे वकील वहां सिर्फ दलाली का। मामला क्या था आपका? प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के एक मस्जिद है, मस्जिद का सारा डॉक्यूमेंट जिसके पक्ष में है उसके खिलाफ मरा हुआ व्यक्ति, जिसको मरे हुए कई साल हो गए, वो मुतवल्ली है। और मुतवल्ली सुन लीजिए, जिस दिन मुतवल्ली नियुक्त किया गया है उससे पहले वो मर चुका था। इससे बड़ी घटना दुनिया में होगी। वो व्यक्ति मर चुका था और उसे मुतवल्ली बना दिया। और मैंने एक सेकंड, मैं जब उस मुकदमे को लड़ने गया, हमसे 1.5 लाख रुपया मांगा गया कि चेयरमैन साहब को देना। इतना जबरदस्त लूट दुनिया में कहीं नहीं मिलता होगा जो वक्फ बोर्ड में लूट हो रहा है। गुलाम सरवर साहब, यानी कि आप भी चाहते हैं कि संशोधन की आवश्यकता है, जबरदस्त सुधार की जरूरत है, जबरदस्त सुधार की आवश्यकता है। देखिए वजाहत कासमी साहब, यहां पर खुद गुलाम सरवर साहब बता रहे हैं कि वो खुद भुक्तभोगी हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि ऐसी गड़बड़ी ना हो, तुरंत संशोधन लाया जाए, एक ट्रांसपेरेंसी कायम हो। वजाहत कासमी साहब, अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को। वजाहत कासमी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। राशिद शरीफ जी, मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगा। राशिद शरीफ जी। बिल्कुल सर, बड़ी देख रहा हूं कि हमारे लोगों को बैठे हुए हैं 4 जने और एक दूसरे की टांग खींचने में मसरूफ है। नहीं, जो यहाँ पर गुलाम सरवर जी ने एग्जाम्पल रखा, उदाहरण रखा, और वो भी बकायदा के वादा नंबर, खसरा नंबर, गांव, मस्जिद, सारी घटना बता दूं, और लखनऊ यूपी वक्फ बोर्ड का है। मैं वकील का भी नाम गुस्से में बता दूंगा, अभी मेरे सब अपने हैं, अजीज हैं, मैं अपना समझ के लोगों के पास गया था, सब जगह लूट है। राशिद जी जवाब दीजिए, राशिद जी जवाब दीजिए। इन्होंने कहा ना कि हैदराबाद में कई जमीनें वक्फ बोर्ड ने वहां पर कब्जाई हैं, ये भी कह रहे हैं गुलाम सरवर साहब। जी बिल्कुल कह रहा हूं, हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। राशिद जी जरा बताइए, राशिद जी जरा बताइए। हमारा हैदराबाद की कीमत मैं चुका रहा हूं, 500 एकड़ जमीन दी गई है। यहाँ पे
सुनिए, जितने भी यहाँ पे पैनल्स में बैठे हुए हैं वो लोगों को ये मालूम होना चाहिए वक्फ बोर्ड का कितना बड़ा इश्यू है। वो हमारी बैकबोन है, हमारे बच्चों के, हमारे एतीमों के, गरीबों के फ्यूचर का मसला है। कितना गरीब पढ़ रहे हैं, जरा डेटा दीजिए वक्फ बोर्ड के पैसे से। अगर सबका आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस किसको बनाया? इंजीनियरिंग और डॉक्टर किसको बनाया बताइए ना। नीट की तैयारी वक्फ बोर्ड करा रही है क्या? कोई अस्पताल पूरे भारत में दिखाइए। पहुंचाने की बात होती है तो बहुत अच्छी बात है, उसका वेलकम है। अगर गलत नियत से अगर आप ये काम करने जाएंगे, या आरएसएस बीजेपी का एजेंडा हमेशा मुसलमानों के खिलाफ रहा है। ये आरएसएस के सारे जो इल्जाम लगा के आप लोग उसके पीछे से निकलते हैं ना लूटने का, ये तरीका छोड़ दीजिए। नहीं देंगे कोई भी काम हो बोले ये तो आरएसएस का काम है, हमारा क्या काम है ये बताइए। इस भारत के मुस्लिम संगठनों का क्या काम था? सिर्फ आरएसएस को गाली देने के लिए संगठन बनी है। बीजेपी को सीख लेना चाहिए जो 303, मगर मुसलमान नहीं सीखेगा, तय कर लिया आपने। बीजेपी को सीख लेना चाहिए, आरएसएस को सीख लेना चाहिए, यहूदी को सीख लेना चाहिए, ईसाई को सीख लेना चाहिए, हिंदू को सीख लेना चाहिए। मुसलमान कसम खालियां सीखेंगे नहीं हम। अगर कुछ करना है तो अच्छा करके जाइए। मुसलमान भी ये तो 75 साल में एक अस्पताल बताइए जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सबके लिए आप खोल देते हैं। ठीक है, वजाहत कासमी साहब को मिलाइए अगर उनकी आवाज आ रही है तो। वजाहत कासमी साहब जो यहाँ सवाल गुलाम सरवर साहब ने उठाया, उन्होंने कहा कि मेरे सामने आप वो डेटा और आंकड़ा रखिए कि वक्फ बोर्ड की देश भर में 9.4 लाख एकड़ जमीन में से कितने स्कूल खुले, कितने कॉलेज खुले, कितने अस्पताल खुले, ये जरा बताइए कि चैरिटी के नाम पर क्या किया, जबकि इसी वक्फ बोर्ड को अनुदान सरकार की तरफ से भी मिलता है। वजाहत कासमी साहब एक आवाज में अगर बात नहीं करेंगे। हाँ, प्रत्यूष बात ये है कि ये 8-9 लाख एकड़ जो भी जमीन है वक्फ बोर्ड के पास, मैंने कल ही आपके शो में एक चैलेंज किया था कि पूरे मुल्क में एक वक्फ बोर्ड मुझे बता दीजिए जिसने एक गरीब यतीम बच्चे को स्कॉलरशिप दी हो, किसी बेवा का घर बना करके दिया हो, किसी मुतल्लका को, डाइवोर्सी औरत को उसने वजीफा दिया हो। या मैं बता रहा हूँ कि चंद इमामों को तनख्वाह मिलती है, चंद मुअज्जिनों को तनख्वाह मिलती है, वो भी सिर्फ सरकार के ऊपर है। अगर सरकार 6 महीने बजट नहीं देगी तो वक्फ बोर्ड के इमाम और मुअज्जिनों को तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। मैं कहता हूं कि 70 साल हो गए वक्फ को गठित किए हुए। 70 साल में इस मुसलमान कौम को एक जर्रे के बराबर वक्फ बोर्ड से फायदा नहीं हुआ। मेरी मांग यह है जी पर, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को नेशनल संपत्ति घोषित किया जाए, राष्ट्र के लिए उसको वक्फ किया जाए। और मुसलमान भी इसी देश का वासी है, मुसलमान सरकार से लाभ उठा भी रहा है, हर योजना का लाभ उठा रहा है, इसी तरह वक्फ की संपत्तियों से भी वो लाभ उठा लेगा। मुझे ये बताइए, अभी जो बातें हो रही थी, पिछले 70 सालों में एक भी हिंदू कोई मेंबर भी नहीं रहा वक्फ बोर्ड का, तो वक्फ बोर्ड में करप्शन किसने किया, वक्फ बोर्ड को लूटा किसने, वक्फ बोर्ड को धोखा किसने दिया? 8 लाख एकड़ जमीन होने के बावजूद भी वक्फ बोर्ड भिखारियों का अड्डा क्यों है? आप वक्फ बोर्ड के मेंबरों की जांच कराइएगा, उनके मुलाजिमों की जांच कराइएगा, उनकी संपत्ति अचानक 10-10 गुना 20-20 गुना कैसे बढ़ जाती है? 100 गुना। ये तो जांच का विषय है और सरकार ने अभी संशोधन किया भी नहीं। नूर अहमद अजहरी साहब इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले नाज़िया इलाही, जो कहा जा रहा है कि अभी संभावित संशोधन है, उसमें से एक ये भी है कि इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर बात हो रही है। बोर्ड और वक्फ काउंसिल में कम से कम 2-2 महिलाओं की नियुक्ति भी होनी चाहिए। क्या यह भी विरोध की एक बड़ी वजह है नाज़िया इलाही? देखिए, मुसलमान पुरुषों को कभी भी, और खास करके MIM जैसे या साजिद रशीदी जैसे या तौकीर जैसे लोगों को मुसलमान महिलाएं कभी भी नहीं पसंद आती हैं। आप सोचिए, 3 तलाक के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कितने पैसे खर्च किए कि 3 तलाक बैन ना हो। अभी गुजारा भत्ता आया था। दानिश भाई, आप देखिए, इज्जत से रहिए। बेइज्जती पे मैं भी आ सकती हूँ, मैं भी अपनी जुबान खराब कर सकती हूँ, मैं भी आप कोई ऐसा शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। इससे बहस की गरिमा गिरती है, प्लीज। न्यायपालिका ने जब गुजारा भत्ता का जजमेंट दिया, बेटियों को इंसाफ दिया, कितना फड़फड़ाए सारे मुसलमान, कितने परेशान हुए कि क्यों ऐसा हो गया। शरिया कानून है, शरिया कानून से बेटियों का सारा सब कुछ हो जाएगा। और यही शरिया कानून कभी अफसाना का, कभी मरियम का, कभी आफरीन का तलाक कराता रहता है, बैठ करके हलाला कराता रहता है। आप सोचिए, पश्चिम बंगाल में अफसाना का फर्जी मुकदमा निकल गया, ये बता दूं इनको। वक्फ बोर्ड
की संपत्ति है। हाँ, ये भी और थी आपको हमारे साथ मालूम डिबेट में। होगा, फर्जी मुकदमा था पूरा। कि कब्रिस्तान की जगह को लूट करके ममता बनर्जी के मुसलमान मंत्री लोग वहां पर मल्टी स्टोरेड अपार्टमेंट बना करके 80-80 हजार स्क्वायर फीट में बेचा जा रहा है। 22-22 हजार रुपए स्क्वायर फीट में बेचा जा रहा है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को। वक्फ बोर्ड में 5 साल से कंटिन्यू कह रही हूँ कि वक्फ बोर्ड एक लैंड शरिया जो मुस्लिम, आप बार बार कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड एक लैंड माफिया है और उसी के तहत ये काम करता है। उसी के मैं नूर अहमद अजहरी साहब, जो वजाहत कासमी जी ने कहा कि इसमें बोर्ड में सारे मेंबरान जो हैं वो मुस्लिम, और आप ये भी कह रहे हैं वजाहत कासमी साहब कि फिर उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि हम सबसे गरीब हैं। आपके पास इतनी एकड़ लैंड है, इतनी एकड़ जमीन है जो लगातार साल दर साल बढ़ती जा रही है। आपको सरकार से अनुदान की भी आवश्यकता पड़ती है, उसके बावजूद गड़बड़ झाला होता है। सहारनपुर का एक मामला है इसी साल का, जहां पर सहारनपुर में वक्फ की 183 बीघा जमीन है, 15 साल से करोड़ों की आई हुई है, लेकिन उसकी ऑडिट रिपोर्ट है ही नहीं। यह है वक्फ बोर्ड, यह है वक्फ बोर्ड। भारत का एक मुसलमान नहीं जानता कि क्या हो रहा है। अजहरी साहब जवाब दीजिएगा। एक बात, मैं जैसे वजाहत कासमी साहब ने जो भी बोला है, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के मेंबरान, वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी जो तय किए जाते हैं, वो जो सरकार होती है उस सरकार के मातहत होते हैं। वो सरकार जिसे चाहती है उसे मतलब चुनती है, उसी को बनाती है, उसी की आइडियोलॉजी इस्तेमाल होती है। हमने देखा 30 सितंबर 2010 को उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का जो हाई कोर्ट में बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से जो उनकी गुजारिशात थी, वो 2019 में भाजपा की सरकार के आने के बाद बदल गई थी। क्या आपको याद नहीं है? सरकार जैसा चाहती है, वक्फ बोर्ड देखिए, फिर सरकार बदलेगी, फिर हो जाएगा वो है दान की तमाम चीजें, तमाम वक्फ बोर्ड की संपत्तियां दान की गई है, उन पर कब्जा सवाल का जवाब नहीं है। सवाल वजाहत साहब ने ये किया था इस पर, ये तमाम मेंबरान जो है वो मुस्लिम है, तो लूट या करप्शन का आरोप किस पर लगेगा? आपने अपनी संपत्ति को खुद लूटा। दानिश कुरैशी जी आखिरी कमेंट, अब समय समाप्त हो रहा, आखिरी कमेंट 10 सेकंड। देखिए, आपने मुझसे ये पूछा कि ये रिपोर्ट नहीं है, वो रिपोर्ट नहीं है। अच्छा, इनसे किसी से पूछ लीजिए कि पीएम केयर फंड का रिपोर्ट है तो नहीं मिलेगा। जेम्स बॉन्ड जो इलेक्ट्रो बॉन्ड है उसका रिपोर्ट है तो नहीं मिलेगा। तो सारे सवाल प्रधानमंत्री जी से नहीं पूछे जाएंगे, वक्फ बोर्ड से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मतलब इनके मुताबिक वक्फ बोर्ड से कोई हिसाब किताब ना पूछे। गुलाम सरवर साहब, देखिए, एक मानसिकता भारत में डेवलप की गई है। एनआरसी 1985 में राजीव गांधी लाए थे। मुसलमानों ने कहीं नहीं सुना कि एनआरसी किस चिड़िया का नाम। उसी को अगर थोड़ा सा संशोधन करके मोदी जी ने लाया, हंगामा। आपके पास कोई मसौदा नहीं, कोई प्लान नहीं कि भाई एनआरसी कैसे कीजिएगा, वक्फ बोर्ड की संपत्ति का रखरखाव। आप सरकार को मशवरे क्यों नहीं दे रहे? आप रिटेल में कोई मसौदा क्यों नहीं दे रहे? सिर्फ विरोध क्यों, डायलॉग क्यों नहीं? ये सवाल मेरा राशिद शरीफ जी, ये बात आप भी मान रहे हैं कि गड़बड़ी हो रही है, तो अपनी तरफ से सुधार को लेकर कोई मसौदा ड्राफ्ट क्यों नहीं? एक बात, आखिरी बात ये करना चाहूंगा कि जितने भी उलमा हैं, जितने भी सियासतदान और पब्लिक से भी मैं कहना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी हमारे, आप खोल लीजिए अपने प्रॉपर्टी की अपन। ठीक है, चलिए सर, समय हमें बस इतनी इजाजत दे रहा है इसके लिए। अभी बिल सामने आया नहीं, क्या संशोधन होगा, बिल जब सामने आएगा तब पता चलेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।